हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन फिजिक्स। हमने पिछले लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स स्टार्ट कर दिया था और पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और जो मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है पूरे वर्ल्ड में जो कि है एसआई यूनिट्स, उसके बारे में देखा था और कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो अब उसके आगे हम देखेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, इसको हम कैसे मेज़र करते हैं और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आगे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, सबसे पहले हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में देखते हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में जैसे हमको कोई भी लेंथ मेज़र करना है, मान लो कि आपको अपनी हाइट मेज़र करनी है, तो आप कैसे मेज़र करोगे? तो मान लीजिए आपको हाइट मेज़र करनी है तो आप जनरली मीटर स्केल यूज़ करोगे और या फिर मेजरिंग टेप जो होता है उससे आप मेज़र करोगे अपनी हाइट। और उससे भी अगर मान लीजिए आप नॉर्मल हाइट जो हमारी है उससे भी अगर कुछ छोटे चीज़ों का मेज़रमेंट करना है, जैसे कि मान लीजिए आप छोटा सा थिकनेस ऑफ पेपर ही मान लीजिए या कोई कार्डबोर्ड है उसका थिकनेस जानना चाहते हैं, या फिर एक छोटा सा स्फेयर है या स्फेरिकल बॉल है उसका मेज़रमेंट जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि मीटर जो स्केल है या जो मेजरिंग टेप है वो उतना हमारे लिए कारगर ना हो पाए। तो ऐसा क्यों होता है कि मीटर स्केल जो है वो हम कुछ एक लेंथ के लिए मेज़र कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उससे छोटा मेज़रमेंट कुछ करना हो, जैसे थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड या फिर छोटा सा स्फेयर, उसके लिए वो मीटर स्केल काम नहीं करता है। उसके लिए फिर हमको फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर या स्फेरोमीटर या जिसको हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो ये इनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ मेज़र करना होता है जो नॉर्मल रेंज में होता है तो उसको हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर पाते हैं, लेकिन उनके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो जैसे डायरेक्ट मेथड क्या होगा, मेजरिंग ऑफ ए लेंथ फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एट्सेट्रा। लेकिन इनके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे ए मीटर स्केल कैन बी यूज टू मेजर लेंथ्स इन द रेंज ऑफ 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। यानी 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर के रेंज से हम अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर के रेंज तक हम मीटर स्केल जनरली यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसका कहने का ये मतलब है कि मीटर स्केल जो मिनिमम मेज़रमेंट कर सकता है एक्यूरेटली वो 1 मिलीमीटर होता है। और 100 मीटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 मीटर के स्केल के लिए 100 मीटर बहुत बड़ा रेंज होता है। उसी तरह अगर 1 मिलीमीटर से भी कोई चीज़ छोटा है उसको आपको मेज़र करना है तो उसके लिए आप मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अ वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज टू मेज़र लेंथ्स टू द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴ मीटर। इसका मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर जो है उससे जो सबसे करेक्टली मेज़र किया जा सकता है जो मेज़रमेंट, वो 0.1 मिलीमीटर या उससे ऊपर। और अगर उससे भी कोई छोटी चीज़, या मान लीजिए कोई एक हमारे पास थिन शीट ऑफ पेपर है उसको मेज़र करना है, तो अ स्क्रू गेज कैन बी यूज टू मेज़र लेंथ्स टू द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁵ मीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर। तो इस ऑर्डर के लेंथ के मेज़रमेंट के लिए हम स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं, या इससे ऊपर की मेज़रमेंट करने के लिए हम स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इससे निकल के आ रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है जिसके नीचे उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट नहीं लिया जा सकता। तो इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज़ द मेज़रमेंट बिलो विच द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेज़र एक्यूरेटली। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम समझ गए कि मीटर स्केल हो या वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका एक मेज़रमेंट का लिमिटेशन है और उनको हम एक सर्टेन लेंथ तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मीटर स्केल हुआ
तो उसको हम 1 मिलीमीटर तक यूज़ कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक मिनिमम हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह स्क्रू गेज है, उससे छोटा मेज़रमेंट अगर लेना है तो 0.01 मिलीमीटर तक का ही मेज़रमेंट ले पाएंगे। अब मान लीजिए अगर हमको बहुत ही बड़े डिस्टेंस मेज़र करने हैं, जो कि कुछ 100 मीटर्स नहीं, कुछ किलोमीटर्स हैं, कुछ 100 किलोमीटर्स हैं, कुछ 1000 किलोमीटर्स हैं, या बहुत सारे छोटे मेज़रमेंट लेने हैं जैसे एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो कि बहुत ही हमें डायरेक्ट आई से तो दिख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे मेज़रमेंट लेने के लिए हमको फिर कैसे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे? हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट मेथड्स में नहीं आते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, उनको हम इनडायरेक्ट मेथड्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड्स क्या हैं? दीज आर स्पेशल मेथड्स टू मेजर लेंथ्स बियॉन्ड द डायरेक्ट मेथड रेंजेस। तो ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, जो डायरेक्ट मेथड के रेंजेस हैं, उनसे अगर बियॉन्ड अगर हमको कोई चीज़ मेज़र करना है, चाहे हायर साइड पे चाहे लोअर साइड पे, तो हमको फिर इनडायरेक्ट मेथड्स जो कि स्पेशल मेथड्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि लार्ज डिस्टेंस में हम कुछ 100 मीटर्स तक तो हम मीटर स्केल से फिर भी मेज़र कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, या यहाँ से प्लैनेट्स, कोई प्लैनेट है उसके बीच की दूरी, या सन से हमारी दूरी, या सन से मून की दूरी, इस टाइप के जो मेजरमेंट्स करने हैं वो हम मीटर स्केल से हम नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। अब इनडायरेक्ट मेथड्स में भी हमको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो बचपन में अगर हमने 10th में हाइट एंड डिस्टेंसेस पढ़ा होगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस का ही एक मेथड है ये। और इसमें मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक टावर है, कुछ 100 मीटर्स या कुछ किलोमीटर है, मान लीजिए बुर्ज खलीफा ही है या उससे भी बड़ा टावर है। तो मान लीजिए हमको ये उसका हाइट है h, उसे हमें जानना है। तो उस टावर का हाइट के लिए हम एक x डिस्टेंस की दूरी पे उसके टॉप का एंगल पता लगा लेंगे। एंगल पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, थीटा कैन बी मेजर्ड बाई अ सेक्सटेंट। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम थीटा का पता लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर मान लीजिए हमारा टावर है ए बी लेंथ का, और एक डिस्टेंस हमने x लिया, वो c मान लिया। तो tan थीटा हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं AB अपॉन BC होगा, जो कि हमारा यहाँ से निकलेगा h अपॉन x। तो हमारा है h जो कि हाइट ऑफ टावर है, वो हो जाएगा x tan थीटा। तो अगर हमको x पता है, थीटा पता है, तो हम h निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि वो टावर जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल है, और एक्सेसिबल का मतलब है कि वहाँ से हमको x की जो दूरी है वो हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए हमें एक हाइट पता करना है, लेकिन वो x हमें पता नहीं चल पा रहा है वहाँ से, उसको कैसे निकालेंगे? इनएक्सेसिबल कोई माउंटेन है, मान लीजिए इनएक्सेसिबल माउंटेन। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक माउंटेन है जिसकी हाइट ये है, और इधर C है, और ये इतना बड़ा माउंटेन है, और ये हमें पता नहीं कि ये कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। नॉट नोन, मान लीजिए नॉट नोन। तो हम ये हाइट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये A है, और नीचे इसको मान लेते हैं ये B है, और ये जो है हाइट है ये है h। तो हमें तो ये डिस्टेंस भी नहीं पता है कि ये कितना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस हम लेंगे, मान लीजिए जो कि वो डिस्टेंस होगा x, उस पॉइंट के डायरेक्टली नीचे। अब यहाँ जो हम सेक्सटेंट है उसकी मदद से हम निकाले ये θ1। फिर एक उस डिस्टेंस से एक d डिस्टेंस की दूरी पे एक और पॉइंट लिए, और उसको हम d मान लिए।
जो कि पहले वाले पॉइंट को हमने सी माना था। तो वहाँ से फिर हमने एक मेज़रमेंट किया, वहाँ से हमको मिल गया ये θ2। तो ये डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि हमें एक्यूरेटली पता है d पता होगा और h निकालना है, θ1 θ2 पता होगा, बाकी ये x हमको नहीं पता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में cot θ1 होगा CB/AB। देखिए cot थीटा है CB/AB, जो कि हमारा है x/h। उसी तरह ट्राइंगल ABD में cot θ2 होगा DB/AB, जो कि होगा D + x/h। तो अब यहाँ दोनों इक्वेशन से cot θ2 - cot θ1 ये आएगा D + x/h - x/h, दैट इज इक्वल टू D/h। तो यहाँ से निकल के आएगा h जो है D/cot θ2 - cot θ1। तो हमको अगर हाइट जो है वो निकालना है और वो हमें एक्सेसिबल नीचे से नहीं है, तो हम 2 पॉइंट लेके उसके बीच की डिस्टेंस से हम ये मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीका हमने देख लिया, उसमें भी 2 पॉइंट्स देख लिए, 2 तरह के एग्जांपल्स देख लिए। अब मान लीजिए एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड। तो ये क्या होता है? इसमें आप अगर कहीं किसी पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ पे अगर आप चिल्लाते हैं ज़ोर से, वो आगे के किसी पहाड़ से टकरा के वो वॉइस जो है आपकी रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होके फिर आपको सुनाई देती है, तो इसको हम इको कहते हैं। तो मान लीजिए आप एक पहाड़ी एरिया में हैं और फिर वहाँ पे एक बहुत दूर पे कोई पहाड़ है। आप यहाँ से आपने शाउट किया, फिर ये शाउट करने के बाद ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका है x। तो यहाँ से आपका साउंड की वेलोसिटी से आपका वॉइस गया है उस डिस्टेंस तक, फिर रिफ्लेक्ट होके फिर आपके पास आया और आपको सुनाई दिया उसका इको। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 2x। तो d जो है आपका हुआ 2x। और ये जो साउंड था, तो साउंड की वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी पता है आपको v है, v साउंड मान लीजिए s। और अगर आपको टाइम पता चल जाता है कि कितने टाइम में आपके पास ये आया, तो मान लीजिए टोटल टाइम लगा t। तो अगर आपको पता है तो सिंपल इक्वेशन जो है हमारा वो उसमें लगा देंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम देखेंगे v इक्वल टू 2x/t। तो यहाँ से हमारा x निकल जाता है v × t/2। जनरली हम 2 मेथड्स जनरली होते हैं। एक होता है हमारा सोनार, जिसमें हम साउंड का हेल्प लेते हैं। तो इसमें जो v होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। और अगर लेज़र यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारा v होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमें ध्यान रखना है और इको मेथड से फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं। तो लेकिन ये सब जो है कुछ 1000 मीटर्स, कुछ किलोमीटर्स, यहाँ तक हम इससे पता लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत ही बड़े डिस्टेंस देखने हैं, तो उसके लिए हमको फिर कुछ और स्पेशल मेथड्स देखना पड़ेगा। और जैसे बहुत ही बड़े डिस्टेंस, जैसे यहाँ से आपको सन की दूरी जाननी है, यहाँ से आपको जुपिटर की दूरी जाननी है, जुपिटर और सन के बीच की दूरी जाननी है, तो फिर हम कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ वहाँ तो
अगर लाइट जाएगा भी तो वो रिफ्लेक्ट होके वही लाइट हमारे पास आ रही है, वो हम नहीं पता लगा पाएंगे। साउंड तो हमारा मीडियम डिपेंडेंट होता है, तो स्पेस में साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम पैरेलैक्स समझते हैं क्या होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। आप अपने आगे आपके पास एक दीवार है मान लीजिए, उस दीवार पे कोई पॉइंट है, उस पे फोकस करिए और अपने हाथ में एक पेंसिल रखिए और एक आंख बंद करके अपने हाथ के आगे एक पेंसिल रखने से आप मान लीजिए आप लेफ़्ट आई को अपने ओपन रखे हैं, राइट आई को आपने अभी क्लोज रखा है और आपने पेंसिल को अपने हाथ पे रखा हुआ है। तो आप एक बार देखेंगे कि आप लेफ़्ट आई को जब ओपन रखे हैं और राइट आई को क्लोज रखे हैं तो आपका जो पेंसिल और वो मान लीजिए वो पॉइंट है जिस दिशा में होगा, अगर वो डायरेक्शन आप देख रहे होंगे और फिर इसी का उल्टा करेंगे, राइट आई को आप अगर ओपन रखते हैं और लेफ़्ट आई को क्लोज रखते हैं तो जो इमेज आपकी पेंसिल की जो बनेगी वो किसी और पॉइंट पे बनेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दोनों आइज़ के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस के कारण आपका जो आई, अगर एक आई से आप देखते हो और फिर दूसरे आई से क्लोज करके देखते हो तो वो इमेज जो है अलग अलग जगह पे बनती है। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो मान लीजिए आपके आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बी बोल रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बेसिस। और ये जो पॉइंट है आपका वो तो मान लीजिए पी पॉइंट है और ये जो आपकी डिस्टेंस है आइज़ के साथ उसको हम डी बोलते हैं। और यहाँ पे एक जो एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। और कभी कभी इस एंगल को हम पैरेलैक्स भी बोल देते हैं। ये पैरेलैक्स मेथड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमको बहुत बड़े डिस्टेंसेस या प्लानिटरी डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। अब समझते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहले तो ये जो डायग्राम हमने यहाँ बनाया है इसको हम एक ऐसे एक ले लेते हैं। मान लीजिए जो जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, मेज़रमेंट करना है, वो P मान लिया। जो दोनों पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स A और B मान लिए और दोनों के बीच की दूरी जो बेसिस बोलते हैं उसको हम B मान लेते हैं। और ये जो थीटा एंगल है ये पैरेलैक्स एंगल है। अब बहुत बड़ा डिस्टेंस, और ये D है डिस्टेंस AP या BP। तो मान लीजिए जब हम प्लैनेट्स या सन उसको मेज़र करेंगे और ये जो पॉइंट्स A और B है ये अर्थ पे मान लीजिए कोई 2 पॉइंट होंगे और ये प्लैनेट कोई मान लीजिए P जो कि हमसे लाखों किलोमीटर्स दूर है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो A और B के बीच की दूरी होगी B/D होगा, दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसके कारण जो हमारा थीटा होगा ये भी बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डी थीटा जो है उसको हम L/R कर देते थे, जहाँ की L होता था आर्क लेंथ और R होता था रेडियस। क्योंकि ये थीटा स्मॉल होने के कारण हम इसको एक सर्कल का पार्ट समझ लेते थे और सर्कल का एक छोटा सा आर्क समझने के कारण हम ये इक्वेशन लगा सकते थे। तो यहाँ पर भी देखिए B/D बहुत छोटा होने के कारण थीटा जब बहुत स्मॉल हो जाएगा तो वो डी थीटा जैसा काम करने लगेगा। थीटा इक्वल टू B/D हम लिख सकते हैं और यहाँ से फिर हम डिस्टेंस जो है D इक्वल टू B/θ ये मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेज़र करने से थीटा जो है हमको रेडियंस में लेना होगा। अब अगर मान लीजिए हमने एक प्लैनेट से
अपनी दूरी निकाल ली। और इसी मेथड से हम किसी प्लैनेट का डायमीटर भी पता लगा सकते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है और एक प्लैनेट है जिसका हमको डायमीटर निकालना है जो कि बहुत दूर है। तो उस प्लैनेट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को अर्थ के किसी एक पॉइंट से हम टेंजेंशियल जैसा उसके एक पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को फिर देखेंगे और वहाँ से हमको एक एंगल मिलेगा, मान लीजिए अल्फ़ा, और ये जो डायमीटर है मान लीजिए वो d है, स्मॉल d। और दोनों प्लैनेट्स के बीच में हम मान लीजिए इसी इक्वेशन से हम पहले ही d निकाल चुके हैं। तो d हम पहले ही हमको मिल चुका है और हमको अल्फ़ा पता है, और ये जो हमारे पास स्मॉल d है जो कि डायमीटर ऑफ द प्लैनेट है वो हमको निकालना है। तो सेम इक्वेशन से हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और फिर स्मॉल d इज इक्वल टू अल्फ़ा कैपिटल D। तो यहाँ से हमको इस प्लैनेट का डायमीटर भी पता चल गया। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट A in front of the tower C and spots a very distant object O in line with AC। तो मान लीजिए एक टावर है, वो C जगह पे है, C पॉइंट पे है, और उसके लाइन पे वो खड़ा है, एक पॉइंट A है वहाँ पे, और बहुत ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वो O पे बोला गया है कि उसको AC के लाइन पे ही वो ऑब्जेक्ट है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड लुक्स O एंड C अगेन। तो वो परपेंडिकुलर चलता है AC के अप टू B 100 मीटर चला वो, तो परपेंडिकुलर वो चला 100 मीटर पॉइंट B तक, और वहाँ से फिर वो O और C की तरफ देखता है। तो O और C की तरफ देखने से, सिंस O इज़ वेरी डिस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ BO इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज AO। तो BO का जो डायरेक्शन है वो प्रैक्टिकली सेम है, क्योंकि O बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब हम इन्फिनिटी भी मान सकते हैं। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एंगल थीटा। लेकिन B और C ये जो है उसका जो लाइन जो शिफ्ट हुआ है ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से, वो थीटा एंगल से, तो थीटा एंगल से वो शिफ्ट हो गया। तो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से हमको इसका डिस्टेंस पता करना है कि इस टावर कितना दूर है। तो हमें बेसिकली AC पता करना है। तो AC को मान लीजिए हम x मान लेते हैं, और ये हमें अल्टरनेट एंगल से हम देख सकते हैं कि ये थीटा है, तो हमारा एंगल BCA भी थीटा होगा, जो कि हमें थीटा इक्वल टू 40 डिग्रीज दिए हुए हैं। ये हमको डिस्टेंस भी 100 मीटर पता है और हमें x पता करना है। तो देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये हमें थीटा इक्वल टू L अपॉन R लगा के ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग होगा। और बच्चे यहाँ भी गलती कर लेते हैं, क्योंकि थीटा इक्वल टू L अपॉन R उनको लगता है अरे वाह ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन तभी लगेगा जब थीटा इज़ वेरी स्मॉल। व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल तब ये लगता है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा काफ़ी बड़ा है, थीटा 40 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा जो है वो आएगा AB अपॉन AC। अगर हम ABC ट्रायंगल में देखेंगे तो ये आ जाता है AC इक्वल टू AB अपॉन tan थीटा, और यहाँ पे 100 अपॉन tan 40 डिग्री ये आता है 119 मीटर के अप्रोक्सीमेटली। ये जो टावर C है उसका डिस्टेंस A से है हमारा 119 मीटर। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन अर्थ।
द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री 54 मिनट। Given the diameter of the earth is about 1.276 into 10 to the power 7 मीटर, compute the distance of the moon from the earth। ये मान लीजिए मून है हमारा और ये अर्थ है। तो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से मून का किसी एक पॉइंट से हम ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो है उसका अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है। अर्थ का डायमीटर को मान लेते हैं स्मॉल डी, और ये जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है वो हमको निकालना है, उसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं, ये हमको नहीं पता है। तो डी, स्मॉल डी जो है 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर हमें दिया हुआ है। कैपिटल डी नहीं पता है। अल्फ़ा या ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो सबसे पहले तो ये बहुत स्मॉल एंगल है तो इसमें पैरेलैक्स हम लगा सकते हैं और ये रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये 1 डिग्री 54 मिनट जो है ये हो रहा है 60 प्लस 54 मिनट्स, तो ये है 114 मिनट्स, 114 इंटू 60 सेकेंड्स। अब रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। एटलीस्ट हमको ये एक मेज़रमेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 114 इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियंस, ये हो जाएगा 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियंस। ये हमारा अल्फ़ा है। तो अब थीटा इक्वल टू एल अपन आर में हम देखेंगे, एल अपन आर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये अल्फ़ा है ये है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। यहाँ से आ रहा है हमारा कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन अल्फ़ा, जो कि 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आता है हमारा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून इज़ 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक सन है, एक सन नहीं, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो मेज़र किया गया है 1920 सेकेंड्स। इसका मतलब अर्थ के किसी एक पॉइंट से सन के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को अगर हमने मेज़र किया तो वो हमारा जो एंगुलर मेज़रमेंट आया वो आया थीटा इक्वल टू 1920 सेकेंड्स। और फिर ये जो डायमीटर ऑफ सन है वो हमें निकालना है। स्मॉल डी हम मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। कैपिटल डी जो है, डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो सेम जो हम पैरेलैक्स लगा रहे हैं, थीटा हमें 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियंस अभी जस्ट हमने देखा था। तो ये 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन आएगा। फिर थीटा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी करेंगे। यहाँ से फिर हमको मिलेगा स्मॉल डी, जो कि हमें पूछा गया है डायमीटर ऑफ द सन, स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू थीटा।
तो ये आ जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 9.31 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आता है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। तो डायमीटर ऑफ द सन इज 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। अब पिछले क्वेश्चन में अर्थ से मून की जो डिस्टेंस थी वो था 10⁸ मीटर के अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे देखिए सन का जो डायमीटर है वो 10⁹ के रेंज में है। तो इसका मतलब है कि अर्थ का मून से जो डिस्टेंस है, ये अर्थ है ये मून है, वो भी सन के डायमीटर से छोटा है। तो सन का आप साइज का एस्टिमेशन आप लगा सकते हैं कि सन कितना बड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब मॉलिक्यूलर लेवल या साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, ये सब में अगर हमको मेज़र करना है तो एक अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं बताता हूँ कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल वो जनरली 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। तो ये आप रेंज समझ सकते हैं, 10⁻⁸ मीटर और 10⁻⁻10 मीटर, ये कितना छोटा होगा। और हम जो मेज़रमेंट मिनिमम हम मेज़रमेंट कर पाते हैं, जो हमारा मीटर स्केल है या जो हमारा स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है, वो जो हम मेज़रमेंट कर पाते हैं, देखिए मीटर स्केल आपको मेज़रमेंट देता है 10⁻³ मीटर, उसका लीस्ट काउंट होता है मीटर स्केल का। एक वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर, वो आपको 10⁻⁻4 मीटर तक दे सकता है। स्क्रू गेज है, वो आपको 10⁻⁻5 मीटर तक दे सकता है। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप भी है, वो भी हमारा मेज़रमेंट कर सकता है। तो माइक्रोस्कोप जो है मेज़रमेंट तो कर सकता है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहले माइक्रोस्कोप का एक मेज़रमेंट करने का तरीका क्या है और उसको हम क्या लिमिटेशन है वो भी जानना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप जो है पहले हमको समझना पड़ेगा, जो कि हम बाद में देखेंगे भी, कि लाइट जो है एक वेव की तरह काम करती है। तो लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव ऑल्सो। ये बाद में हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, ये अभी के लिए समझ जाइए कि लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव ऑल्सो। तो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मान लीजिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये लाइट के वेव के प्रॉपर्टी को ही यूज़ में लाती है हमको छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो जो वेवलेंथ है लाइट का, विजुअल रेंज में जो लाइट का वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से अगर छोटा हमको कोई ऑब्जेक्ट मेज़र करना है तो उसको रिजोल्यूशन नहीं कर पाती है। तो विजिबल लाइट जो होता है, विजिबल लाइट, तो उसका वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1000 एंगस्ट्रॉम मतलब ये हमारा 10⁻⁻7 मीटर के रेंज में आ गया। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है उसको ये मेज़रमेंट करने के, क्योंकि 10⁻⁷ मीटर के नीचे ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेज़र नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा ये वेवलेंथ से छोटा ऑब्जेक्ट जो है, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁷ के रेंज में है, और मॉलिक्यूल जो है 10⁻⁸, 10⁻⁻10 के रेंज में है, तो ये इसका मेज़रमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लाइट से भी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं कर पा रहा है। तो लाइट की जगह हम आगे डेवलपमेंट्स हुए, लाइट की जगह हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ये मैं थोड़ा सा हायर टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन आपको मेज़रमेंट के बारे में ये थोड़ा सा पता रहेगा तो ये आप कहीं भी बता भी पाओगे कि हाँ भाई आपको ये चीज़ें पता है।
और फ्यूचर में आप 12th में देखोगे तो आप ये डिटेल में बता पाओगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप ये जस्ट लाइक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जैसे लाइट बिहेव्स एज ए वेव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव के रूप में मानते हैं, उसका रिजोल्यूशन फिर हम उसी का वेवलेंथ से हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ जो है विजुअल लाइट से काफ़ी कम आया, वो आपका जनरली 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आ गया या 0.6 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पे अचीव करने से हम देख सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन से हम मॉलिक्यूल्स ये सब मेज़र कर पाएंगे। इसी तरह आगे रिसेंटली टनलिंग माइक्रोस्कोप, यहाँ पर भी 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के आसपास रिजोल्यूशन कर चुके हैं। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। मेज़रमेंट कर तो सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, टनलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, यहाँ से आप मेज़रमेंट कर पाइएगा। लेकिन पहली बात तो ये बहुत ही कॉस्टली आइटम्स हैं, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आपको बेसिक स्कूल में तो क्या, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं मिलेंगे, बहुत लिमिटेड जगह पे ये मिलेंगे और बहुत कॉस्टली आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कोई सिंपल तरीका अगर मिल जाए, सिंपल मेथड मिल जाए, जिससे आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए ऑयलिक एसिड है, तो ऑयलिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर साइज मेज़र करना है। ओलेइक एसिड, ऑयलिक एसिड को हम ऐसा कंसंट्रेशन कर देंगे कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा घटा देते हैं। तो इसका एक तरीका हम देखते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को हम 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स करते हैं, और यहाँ से जो एक मिक्सचर आया उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो होगा कंसंट्रेशन होगा, ऑयलिक एसिड कंसंट्रेशन होगा, एसिड कंसंट्रेशन होगा वो होगा 1/20 × 20 दैट इज इक्वल टू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर। मतलब जो हमारे पास फाइनल मिक्सचर बना उसमें अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो ऑयलिक एसिड जो होगा उसका कंसंट्रेशन 1/400 होगा। तो फिर इस सॉल्यूशन का मान लीजिए जो फाइनल मिक्सचर रहा उस सॉल्यूशन का 1 ड्रॉप हम मान लीजिए उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम पता कर लिए कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उस बीकर में हम पानी रखा हुआ है और वो कुछ n ड्रॉप्स ये सॉल्यूशन लेंगे जिसका वॉल्यूम हो जाएगा n सेंटीमीटर क्यूब। वो हम यहाँ पे n ड्रॉप्स डाल देंगे। तो वो n ड्रॉप्स डालने से, मान लीजिए उसको कलर चेंज कर लेते हैं, n ड्रॉप डालने से एक बहुत पतली सी लेयर बन जाएगी ऊपर, क्योंकि ये वाटर से हल्का होता है तो ये बन जाएगा। और फिर उस बीकर को हम छोड़ देंगे, उसमें हम अल्कोहल को उड़ने देंगे, क्योंकि ये NV सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें ऑयलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है। और फिर यहाँ पे हम अल्कोहल को इवेपोरेट होने देंगे। यहाँ पे अल्कोहल जो है, अल्कोहल गेट्स इवेपोरेटेड। तो ये फाइनली बचेगा वो हमारे पास बहुत कम कंसंट्रेशन में ऑयलिक एसिड का एक लेयर बचेगा और नीचे पानी होगा। तो वो जो कंसंट्रेशन होगा वो 400 टाइम्स कम होगा फाइनल। इसका हम कैसे मेज़रमेंट करेंगे देखिए।
तो पहले जो था वॉल्यूम था NV सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम इसमें है NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिल्म का वॉल्यूम मान लीजिए थिकनेस है फिल्म का T। वॉल्यूम ऑफ फिल्म, जो एक फिल्म बना है उस बीकर में, तो इस बीकर में एक एरिया होगा, वो एरिया ऑफ द फिल्म इनटू थिकनेस। तो यहाँ से अगर NV/400 इक्वल टू एरिया A मान लेते हैं, जो कि हमें पता है, और थिकनेस T, तो यहाँ से हम T जो है ये हमारा निकल जाएगा NV/400 इंटू A। ये हम एज्यूम करेंगे कि इस बीकर में जो वाटर है और जो ओलिक एसिड है उसका एक मॉलिक्यूल की लेयर बनी है। तो जो एक मॉलिक्यूल की लेयर है उसका थिकनेस T है। तो उसका थिकनेस T होने का मतलब है कि जो हम T निकाल रहे हैं वो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से जो T आया हमारा, वो एक तरह से हमने निकाला डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इस मेथड से, एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम अगर करके देखें तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये आया है 10⁻⁹ मीटर। तो ऑयलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर है मॉलिक्यूल का 10⁻⁹ मीटर के रेंज में। ये एक सिंपल मेथड है। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर बहुत डिटेल और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोपी मेथड्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही एडवांस्ड मेथड्स हैं और हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में आपके ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप शायद इस मेथड को नहीं देखें। तो इसलिए एक सिंपल तरीका है इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने का। एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 मीटर is scaled up to the tip of a sharp pin, what roughly is the size of an atom? Assume the tip of the pin to be in the range of 10⁻⁻4 to 10⁻⁵ मीटर। ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इसमें अगर किसी न्यूक्लियस के साइज़ को हम अगर पिन का साइज़ माने तो पूरा एटम का साइज़ कितना बड़ा होगा। तो अगर हम पूरा न्यूक्लियस का साइज़, जो कि बहुत छोटा होता है, मान लीजिए 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15 के रेंज में होता है, उसको हम मैग्नीफाई कर रहे हैं एक तरह से, और वो हमको दिख रहा है, मान लीजिए एक पिन है उसके टिप के बराबर। तो ये पिन का टिप है, तो जो एटम का साइज़ होगा, ज़रूर न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं पिन के टिप के साइज़ के बराबर, जिसका हमें मेज़रमेंट दिया है 10⁻⁻4 से 10⁻⁵ के रेंज के बीच में, तो एटम को हम कितना बड़ा मान सकते हैं। तो एटम जो है वो उसका क्या रेंज होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन है यहाँ पे, ये 10⁻⁻4 -14 10⁻⁻4 में चला जा रहा है, 10⁻⁻15 10⁻⁵ के रेंज में यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 10⁻10 टाइम्स इसको बड़ा किया गया है। एक एटम का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एटम को अगर हम मैग्नीफाई करते हैं 10⁻⁻10 मीटर इंटू 10⁻10 टाइम्स, तो ये निकल के आता है 1 मीटर। तो अगर सुई की नोक के बराबर अगर न्यूक्लियस है,
1 मीटर का रेडियस का स्फीयर हो वो उसका एटम के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जस्ट एक मैग्नीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का सवाल था। ये जस्ट आपको एक फील दिलाने के लिए था। अगर आपका न्यूक्लियस जो है एक सुई की नोक के बराबर होता है तो वो एक एटम जो होगा वो पूरा 1 मीटर का रेडियस का जो स्फीयर बनेगा उतना बड़ा होगा। अब हम रेंज ऑफ लेंथ जो है वो उसका रेंज मतलब हम उसका स्कोप कितना बड़ा है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए रेंज ऑफ लेंथ में हम जो हमारा न्यूक्लियस है, जस्ट अभी हमने देखा पिछले एग्जांपल में 10⁻15 टू 10⁻14 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब है ये 10⁻15 टू 10⁻14 ये है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये छोटे से छोटा जो हम मेज़रमेंट करने का जो हमारा स्कोप है या जो हमारा रेंज है वो 10⁻15 के ऑर्डर का है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का है। और जो बड़े से बड़ा अभी तक हम जो मेज़रमेंट या जो हम पता लगा पाए हैं वो है हमारा 10⁻26 मीटर के ऑर्डर में, वो है द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम यूनिवर्स हमको दिखता है, आज तक दिखा है, उसका जो लेंथ है वो डिस्टेंस है वो 10⁻26 के ऑर्डर का है। आप समझ सकते हैं कि ये इसका रेंज कितना बड़ा है, 10⁻15 से 10⁻26। और अगर आप इसको देखिए तो ये रेंज है आपका 10⁻26 + 15, ये आपका 10⁻41 के आसपास आ जाता है। तो ये 10⁻41 कितना बड़ा नंबर है, 10⁻41 टाइम्स जो छोटा से छोटा चीज़ है और जो सबसे बड़ा से बड़ा चीज़ है उसके बीच का जो मैग्नीफिकेशन है 10⁻41 टाइम्स का है। अब कुछ स्पेशल लेंथ जो हम जनरली यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो एक फर्मी इक्वल टू, इसका सिंबल होता है 1 स्मॉल f इक्वल टू 10⁻15 मीटर, जिसको हम एक न्यूक्लियस का साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। फिर एक एंगस्ट्रॉम जो कि 1, इसका सिंबल होता है ए के ऊपर स्मॉल डॉट, ये होता है 10⁻10 मीटर। ये है साइज ऑफ एटम, इस रेंज में होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम 1 AU, ये होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर, देखिए लाइट ईयर जो है वो टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस होता है, ये एक डिस्टेंस का यूनिट है। ये होता है डिस्टेंस, इसको हम 1 LY भी लिख सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर एक आता है 1 पार्सेक, ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये डिस्टेंस का जनरली सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है, पार्सेक। और ये क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो एक पार्सेक क्या है, सन है, ये अर्थ है। अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस है, इसलिए हम इसको सर्कुलर मानते हैं, इसलिए हम सर्कुलर माने। ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट
subtends an angle of 1 सेकेंड। तो अर्थ का एवरेज रेडियस ये हो गया, कोई एक डिस्टेंस जहाँ पे अर्थ ऑर्बिट जो है सन के साथ 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे, वो उसको एक पार्सेक कहते हैं। तो ये कैपिटल डी हम मान लेते हैं, वो डिस्टेंस इक्वल टू 1 पार्सेक मानते हैं इसको। और ये जो हमारा सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि हमें ये पता है वो है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। थीटा इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन डी, और यहाँ पे d इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा हो जाएगा। थीटा जो है हमारा 1 सेकेंड दिया है, इसका मतलब ये है 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन 4.85 इंटू 10⁻6 मीटर, तो ये निकल के आता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो d ये जो हमारा है ये इक्वल टू 1 पार्सेक होता है। तो ये जस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जनरली जहाँ भी यूज़ होगा ये आपको पता होगा। बस मैंने आपको जस्ट बस बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो यहाँ पे इतना बड़ा ये डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है। अब लेंथ से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन ये होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में होगा फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज। उसी तरह दूसरा होता है एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन मतलब कोई लेंथ के जगह कोई एरिया बन रहा हो, 2D एरिया बन रहा हो, जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल। तो इसमें होगा फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। और अगर मान लीजिए आपको एरियल मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है और आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो दोनों के बीच का कन्वर्शन होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू रूट ओवर एरियल मैग्नीफिकेशन। तो ये याद रखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस देखा, बहुत दूर के डिस्टेंसेस को भी मेज़र करना सीखा और बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट को भी मेज़र करना सीखा, उसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाया। कुछ स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस को भी देखा कि वो क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। और फिर मैग्नीफिकेशन देखा कि मैग्नीफिकेशन में लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो आगे टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, मेज़रमेंट ऑफ मास एंड टाइम भी आगे देखेंगे। तो अभी के लिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।